Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, लेवल 1 और लेवल 2 हेतु पर्यावरण का टेस्ट नंबर 15 लेकर आया हूं। देखिए, आज का जो टेस्ट है उसमें राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तर ज़्यादा शामिल किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक्स आती है साथियों, उसका निचोड़ आपको इस टेस्ट में मिलने वाला है। तो बिल्कुल टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, क्योंकि दोनों लेवल का मैटर इसमें बहुत आपको देखने को मिल जाएगा और वो भी RBSC की किताबों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपखंड अधिकारी को, जिला प्रमुख को, संभागीय अधिकारी को और खंड विकास अधिकारी को। तो मित्रों, प्रधान के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। प्रधान के त्यागपत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को। ठीक है, जिला स्तर पर दिया जाता है ये। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला का रिकॉर्ड बनाया? संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, DK डोलमा और कृष्णा पाटिल। तो मित्रों, 48 साल की उम्र में जो माउंट एवरेस्ट जिसने फतेह की, जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की 48 साल की उम्र में, कौन थी वो प्रथम भारतीय महिला? राइट आंसर बता रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो मित्रों, वो थी प्रेमलता अग्रवाल, जिनकी उम्र कितनी थी? 48 वर्ष, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर फतह हासिल की। तो यहाँ पर भी आपका दूसरा ही विकल्प सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है? सटका, फटका, कटका, पटका। तो साथियों, वह वस्त्र जो कमर पर बांधा जाता है और जिसमें क्या रखते हैं? कटार। कटार का तो नाम सुना होगा, चाकू, कटार। कटार थोड़ी स्पेशल होती है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, कमर पर बांधे जाने उस वस्त्र को पटका कहते हैं जिसमें कटार रखी जाती है। क्या कहा जाता है उसको? पटका कहा जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो साथियों, चौथा क्वेश्चन, कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले से संबंधित नहीं है? मल्लीनाथ जी का मेला, पुष्कर मेला, गोगा मेडी मेला और केला देवी मेला। तो यहाँ पर उस धार्मिक मेले के बारे में बताना है जो पशु मेले से संबंधित नहीं है। भाई, धार्मिक मेला भी होना चाहिए और पशु मेला भी है, तो वो आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, मल्लीनाथ जी का मेला, ये धार्मिक मेले के साथ पशु मेला भी है। पुष्कर मेला, ये भी धार्मिक मेले के साथ पशु मेला भी है। गोगा मेडी मेला, ये भी धार्मिक मेले के साथ पशु मेला भी है। लेकिन केला देवी का जो मेला है साथियों, ये ओनली धार्मिक मेला है, न कि पशु मेला। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस श्रेणी में पाए जाते हैं? मानसूनी पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ी वन, सदाबहार वन और सागवान वन। तो सबसे ज़्यादा किस श्रेणी के वन राजस्थान में? तो साथियों, सदाबहार वन तो राजस्थान में हो ही नहीं सकते सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेगिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा है राजस्थान का। सागवान वन भी सबसे ज़्यादा नहीं, बल्कि मिश्रित पतझड़ी वन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन सी श्रेणी के वन? मिश्रित पतझड़ी वन। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मित्रों देखिए, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है,
सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषक गैस होती है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित गैस मानी जाती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल और केरोसिन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम तो सुना ही होगा इसका भी आपका। ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रही है, तो इसका जो क्षरण हो रहा है, क्षरण मतलब इसमें जो जगह जगह छेद हो रहे हैं साथियों, वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मुख्य रूप से किससे निकलती है साथियों? रेफ्रिजरेटर इसके लिए उत्तरदायित्व है, जिसको फ्रिज हम कहते हैं चीज़ों को ठंडा करने के लिए। तो ये सर्वाधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्रावित करता है, जिससे ही ओजोन परत का क्षरण होता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 7वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। रेशम कीट पालन कहलाता है कैटरपिलर, सेरीकल्चर, रेशम थ्रेलिंग और जांतव रेशे। तो साथियों, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेशम कीट पालन को? सेरीकल्चर। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 8वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। मित्रों, 9वां क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष सामान्यतः राजस्थान के मरुद्भिद क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलते? ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन पर। आरबीएससी की बुक्स से बनाए हुए ही हैं अधिकतर प्रश्न। धोकड़ा, खेंजड़ी, केर, नीम, रोहिड़ा, सागवान, बेर और बबूल। तो साथियों देखिए, धोकड़ा और खेंजड़ी तो सामान्यतः मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलते हैं। नीम और केर के वृक्ष भी मिल जाएंगे, बेर और बबूल के भी मिल जाएंगे, रोहिड़ा के भी मिल जाएंगे, लेकिन सागवान के वृक्ष मरुस्थल में देखने को आपको सामान्यतः नहीं मिलते हैं साथियों। क्योंकि सागवान के वृक्ष तो जहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर मिलते हैं। मरुस्थल में सागवान के वन नहीं पाए जाते हैं। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा साथियों 9वें क्वेश्चन में, क्योंकि सागवान के वृक्ष सामान्यतः मरुद्भिद क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। राजस्थान में उत्पादित खनिजों में कौन से खनिजों का प्रयोग भवन निर्माण व मूर्ति निर्माण में नहीं किया जाता है? लौह अयस्क, संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक। तो मित्रों देखिए, लौह अयस्क का प्रयोग बिल्कुल भवन निर्माण में सरिया वगैरह है, ये किसके? लोहे के ही तो बने होते हैं। संगमरमर भी हम घरों में लगाते हैं साथियों। ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह ये भी लगाते हैं, लेकिन अभ्रक इसका प्रयोग ये जो मकान बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए नहीं करते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है 10वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है? नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा और इनमें से सभी। तो साथियों, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना है। जल के बचाव की दृष्टि से उत्तम श्रेष्ठ विधि की अगर हम बात करें तो नहरों और खुले धोरों में तो बहुत ज़्यादा पानी व्यय हो जाता है साथियों, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा यदि आप खेती करते हो, मतलब उसमें सिंचाई करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा जल संरक्षित होगा, बहुत ज़्यादा जो जल है वो आपके बचेगा। विकल्प नंबर 3 सही है 11वें क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप, मालदेव और महाराणा सांगा। तो मित्रों, राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? महाराजा राय सिंह को ही राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है, क्योंकि ये अपनी दानशीलता के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रतिबंध कानून किस रियासत के द्वारा घोषित किया गया? अलवर रियासत, कोटा रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत। कन्यावध सभी जानते होंगे, लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, लड़की के जन्म होते ही उसका वध कर देना कन्यावध कहलाता था साथियों। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने का कार्य कोटा रियासत के द्वारा किया गया था कन्यावत पर। किसने लगाया था प्रतिबंध सबसे पहले? कोटा रियासत ने। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपके 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। ट्यूपिक है भील जाति के बांस व खरपेल से बने आवास, खिरगित जाति के घासनुमा आवास, एस्किमो लोगों के चमड़े से बने बंबू और टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर। तो मित्रों, टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर तो इग्लू कहलाते हैं, जबकि ट्यूपिक की बात करें तो ये एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू या बंबू ट्यूपिक कहलाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो मित्रों 15वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर। तो अभी एक क्वेश्चन भी आया था कलाम एकेडमी वालों ने जो पेपर लिया था कि सर्वाधिक मक्का मुख्य खाद्यान्न दक्षिण राजस्थान का, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर था मक्का, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक, दक्षिणी राजस्थान में कौन सा संभाग आ रहा है यहाँ पर साथियों? उदयपुर संभाग आ रहा है। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उदयपुर संभाग में होता है राजस्थान के। ठीक है, प्रथम विकल्प सही है 15वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 16 है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? वालरा, खालरा, पोंडू और झुमरा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है उसको वालरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से। विकल्प नंबर 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? गढ़बीटली की पहाड़ी पर, सोनारगढ़ की पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर और हल्देश्वर की पहाड़ी पर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जो कि चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बसा हुआ है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में और नाक में। दामना, तो साथियों दामना आभूषण अंगुली में पहनते हैं, अंगूठी के जैसे ही होता है ये भी, बट अंगूठी अलग और दामना अलग होता है। विकल्प नंबर 1 सही है, अंगुली में इसको पहना जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन मित्रों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कमेंट करके जाइएगा साथियों, टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा हमें जरूर बता कर जाए, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उनको भी कमेंट करके जरूर लिखे साथियों। तो देखिए जो हरे फल होते हैं कृत्रिम ढंग से उनको पकाने, तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या हर बार ये सही होता है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, जो हरे फल अभी बिल्कुल कच्चे ही है उनको तोड़ के और उनको पका लिया जाता है एसिटिलीन के माध्यम से। और साथियों दिखने में जो बाहर से ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल बहुत ही पका हुआ ये फल होगा, लेकिन वो वास्तव में पका हुआ नहीं होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, निम्न में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार अभ्यारण्य और इनमें से कोई नहीं। तो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर, मतलब 2 क्वेश्चन हैं कि एक तो दोनों नदियों की भी पता चल जाएगा। तो साथियों देखिए गंभीरी और बाणगंगा जो नदी है इसके संगम तट पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर में साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में, मतलब इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? फिर डायरेक्टली भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को और 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष की जो जून के महीने की 5 तारीख आती है साथियों, इस दिन मनाया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है आपका 21वें क्वेश्चन में। याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ही ये जो पर्यावरण आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण से संबंधित ही ये दिन है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। अच्छी तरह से याद रखना है इसको आपको। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहलाता है?
उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो साथियों सबसे आर्द्र जिला राजस्थान में झालावाड़ जिला है, ठीक है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि मित्रों झालावाड़ में ही सबसे ज़्यादा पूरे ठीक है, एक पूरे ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ में। आर्द्र जिला भी ये कहलाता है राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर मित्रों। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा और मंगल। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन में एक जगह मुझे इसका राइट आंसर मिला था मंगल, लेकिन वो गलत है। मंगल को पृथ्वी पुत्र नहीं कहते हैं, बल्कि पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। यही इसका ओरिजिनल आंसर है। मंगल मिला था मुझे, ठीक है, लेकिन वो गलत था। मैंने इसकी जांच पड़ताल की और इसका सही आंसर निकला चंद्रमा। क्योंकि पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही मानी जाती है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24वां क्वेश्चन साथियों, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी? संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल और बछेंद्री पाल। तो साथियों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो सन 1984 को माउंट एवरेस्ट जिसने फतह कर ली थी साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 24 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से और हिस्टामिन से। तो मित्रों तंबाकू की जो एक आदत है छोटे बच्चों में भी आसानी से ये हो जाती है, कोई भी हो आसानी से इसकी आदत हो जाती है। ऐसा निकोटीन के कारण होता है। किसके कारण? निकोटीन के कारण। जैसे एक शराबी या अन्य कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसी प्रकार उसको जो बेचैनी का अनुभव होता है यदि वो नशा उसको नहीं मिलता है, तो तंबाकू वालों के भी ऐसे होता है। वो किसके कारण? निकोटीन के कारण। थर्ड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। 26वां क्वेश्चन है साथियों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, आगमन विधि में और निगमन विधि में। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत तो निगमन में प्रयोग होता है, और अगर क्वेश्चन आता विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत तो आगमन राइट होता। लेकिन यहाँ सामान्य से विशिष्ट का पूछा है तो फिर कौन सा राइट है? निगमन राइट है साथियों। चौथा विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषयानुसार उपागम। तो मित्रों विषयानुसार उपागम पर भी ये एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में जोड़ता है। अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ठीक है, करके सीखना, कलाओं का विकास करना, इन तीनों चीज़ों को तो प्रस्तावित करता है एनसीएफ 2005। लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना इसको प्रस्तावित नहीं किया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है आपका 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण शिक्षण में बालक केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? छात्र केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित और सभी बाल केंद्रित है। तो मित्रों देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले करवाया था, वहाँ पर मेरी मिस्टेक के कारण अध्येता केंद्रित मैंने आपको शिक्षक केंद्रित बता दिया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया। अध्येता मतलब भी बालक होता है, छात्र मतलब भी बालक, शिक्षार्थी मतलब भी बालक। तो साथियों ये सभी बाल केंद्रित है, इसलिए चौथा विकल्प आपका 28 में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट और उपयुक्त सभी। तो मित्रों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए हम नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी ये सभी चैनल पर्यावरण से संबंधित है, तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूले साथियों, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 अच्छे से तैयारी कीजिएगा साथियों। पर्यावरण की कक्षा में निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, बच्चों के द्वारा अधिकतम प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना।
तो गृह कार्य पूर्ण करना एकदम खामोशी या अधिकतम उपस्थिति अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है, बल्कि अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये पर्यावरण का टेस्ट पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद साइकोलॉजी का टेस्ट भी आ रहा है, पूरे ही 30 प्रश्नों का। अप्लाइड प्रश्न है साथियों, उनको भी आप जरूर देखिएगा।